हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की, जिसमें कि दो डिजीज़ हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि थोड़ा अलग टॉपिक है, ब्लड का टॉपिक है, उसके बारे में डील करते हैं। पहला हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हमारा क्या है कि इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी हाल ही में मतलब कि अब एक उभरता हुआ कारण है हमारा मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी का वर्ल्ड वाइड में। इट ऑकर्स व्हेन द कोरोनरी आर्टरीज विल सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। ये कैसे ऑकर होता है, कोरोनरी आर्टरीज कैसे होते हैं? जब हमारी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो ब्लड सप्लाई करती है हमारे हार्ट की मसल्स को, यानी कि मायोकार्डियल मसल्स को ये ब्लड सप्लाई करती है। जब ये कोरोनरी आर्टरी जो है नैरो होने लगती है, थिक होने लगती है, किसके कारण? अथेरोस्क्लेरोसिस का कारण। तब जब इसका जो फ्लो ऑफ ब्लड का जो फ्लो है ये मायोकार्डियल तक नहीं पहुंच पाता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ओके, यानी कि कोरोनरी आर्टरी और उसकी डिजीज़ हो गई। डेफिनेशन देखते हैं हम। Coronary artery disease is a cardiac condition that occurs by narrowing or blocking the coronary arteries, which carry oxygen-rich blood to the heart. This can happen due to deposition of plaque, a fatty material on the inner wall of the arteries. CAD is also known as coronary heart disease और ischemic heart disease. इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा सिंपल जो ऊपर मैंने बताया था वही है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन क्या है, जिसमें कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो नैरो हो जा रही है। किस कारण नैरो हो जा रही है? तो उसमें प्लेक का फॉर्मेशन होने लग रहा है। अब प्लेक हमारा क्या है? प्लेक हमारे ये कोई भी फैटी मटेरियल्स हैं जो कि आर्टरीज के इनर वॉल पे डिपोजिशन कर ले, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं, तो वो हार्ट तक हमारे पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही हमारी हार्ट की मसल्स को। अब इसके रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो दो टाइप के हमारे रिस्क फैक्टर हैं। पहला है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर और दूसरा है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर वो हैं जिनको कि हम मॉडिफिएबल यानी कि मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे टोबैको यूज, अनहेल्दी डाइट, ओबेस एंड सेडेंटरी लाइफ, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। इसमें क्या है, हम लोग टोबैको को अवॉइड कर सकते हैं। अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं तो हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए। और ओबेज और सेडेंटरी लाइफ, अगर हम कोई मतलब सेडेंटरी लाइफ है, कोई वर्क उतना नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज इन सब को करके। और नॉन मॉडिफिएबल में क्या है, एक हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड लेवल, जिसमें क्या है कि हमको फैटी फूड्स वगैरह, ऑयल, इन सबको अवॉइड करना है लेना। और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में क्या है, पहला हमारा फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। अगर किसी को हमारे फैमिली में फैमिली हिस्ट्री की डिजीज़ है, मतलब हार्ट की कोई डिजीज़ है, तो वो क्या है, इनहेरिटेड होता है, तो उसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। और ओल्डर एज, अब एज अगर एक बार चली गई तो फिर उसको भी नहीं मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब हम उसे मतलब उसके प्री कंडीशन में हम पेशेंट को नहीं ला सकते हैं, बस उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है कॉजेज़ हमारे देखते हैं। कॉजेज़ में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हमारा कैसे बनता है, ठीक है। सिंपल सा इसमें यह है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज थ्रू टू बिगिन विद डैमेज और इंजरी टू द इनर लेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी, समटाइम्स एज अर्ली एज चाइल्डहुड। द डैमेज मे बी कॉज्ड बाई वेरियस फैक्टर्स इंक्लूड स्मोकिंग के थ्रू हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के थ्रू हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल के थ्रू हो सकता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, डायबिटीज़, इन सब में क्या है ना, सीधा सीधा यही कि हमारे जो फैट का जो प्रॉपर ब्रेकडाउन होना चाहिए, फैट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फैट की डिपोजिशन होने लग रही है हमारी कोरोनरी पे। फिर वही हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और डायबिटीज़ वगैरह। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होने लगता है हमारे एंडोथेलियम लेयर पे, कोरोनरी आर्टरीज की एंडोथेलियम लेयर पे होने लगता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रिक, यानी कि एक लाइनिंग बनने लगती है हमारी फैट की। फिर उस फैट का प्रोलिफरेशन होने लगता है, यानी कि और डिपोजिशन होने लगते हैं वहाँ पे आके, यानी डिपोजिशन होते हैं तो वो प्रोलिफरेट होता है, यानी कि और फैलता है। फिर होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लेक होने लगता है। फिर पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज होता है हमारे कोरोनरी आर्टरीज का। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यही सब है। कॉमन सिम्टम्स है एंजाइना पेक्टोरस, यानी कि चेस्ट इन पेन, और इस्कीमिया, लो कार्डियक आउटपुट, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, डायफोरेसिस, डिस्रेथमिया, डिस्निया, पल्मोनरी एडिमा, चेस्ट हैवीनेस,
फिर फैटीग, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, नोजिया, वॉमिटिंग, पेल अपीयरेंस ऑन स्किन। डायग्नोसिस से ये कॉमन डायग्नोसिस हमारी कॉम्प्लिकेशंस में देख लीजिए। ये कॉन्क्लूजन हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। एंड देन हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इसको क्या बोलते हैं कि हार्ट अटैक बोलते हैं कॉमनली ना। इसमें होता क्या है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती हैं उनका जो ब्लड फ्लो है, समटाइम्स होता क्या है कि हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड फ्लो कर रही है, ठीक है। तो होता क्या है समटाइम्स कि कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं हमारे हार्ट मसल्स के जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, और जैसे जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है तो वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगता है, इस्कीमिया होने लगती है, यानी कि वो डेथ कर जाते हैं वहाँ के सेल्स। तब ये एमआई की कंडीशन अराइज होती है, उसी कंडीशन को एमआई बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा रिस्क फैक्टर है, सेम उसी की तरह है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, टिपिकल एंड एटिपिकल सिम्टम्स, डायग्नोसिस। मैनेजमेंट क्या है, इमीडिएट मैनेजमेंट में मोना प्रोटोकॉल है। ये एक टेक्निक, मतलब याद करने की टेक्निक है मोना प्रोटोकॉल, जिसमें एम फॉर मॉर्फिन होता है जो कि पेन रिलीफ के लिए होता है, ओ फॉर ऑक्सीजन या जब हाइपोक्सेमिक में जाएगा पेशेंट तब, और फिर एन फॉर नाइट्रेट्स है जो कि चेस्ट पेन के लिए हेल्प करता है, और एस्पिरिन है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में इनहिबिट करता है। फिर एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट, बीटा ब्लॉकर, रिफ्यूजन थेरेपी में परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में क्या है, अरेथमिया, कार्डियोजेनिक शॉक, एक्यूट हार्ट फेलियर, और फिर क्रॉनिक में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, हार्ट फेलियर, वेंट्रिकुलर एनेरिज्म, रिकरेंट इस्कीमिया। प्रिवेंशन में, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है कि जो हमारे मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर थे हमको उनको देखना है, उनको ठीक करना है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है कि अब हमारे मतलब कि डिजीज़ हो गए हैं, चांसेस हैं, उसकी डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट देनी है, जो हमारे ऊपर ट्रीटमेंट थी वो देनी है और डायग्नोसिस करना है। कंक्लूजन, ये हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का कंक्लूजन है। देन अब हम देखते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हमारी क्या है। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जब कोई मदर अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, और जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, ये इस कंडीशन को बोलते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता क्या है कि जो बेबी का जो ब्लड होता है वो मदर के ब्लड में जाके मिलता है। तो होता क्या है कि जैसे ही उसमें मिलता है तो मदर का तो ब्लड निगेटिव है, तो उसमें तो कोई एंटीजन है नहीं, और बेबी का जो ब्लड है वो पॉजिटिव। तो जैसे ही वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वहाँ पे एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है पॉजिटिव के लिए। तो फर्स्ट वाली जो प्रेगनेंसी होती है वो तो ईजिली हो जाती है, ठीक है, डन है। लेकिन अगर उस टाइम भी अगर कोई भी आइसो ट्रांसफ्यूजन हुआ है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह ऐसा हुआ है कुछ, अगर मतलब पॉजिटिव से अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है मदर को, तो उसमें भी एंटीबॉडी बन सकती है। तो उस फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी समटाइम्स बच्चे को कॉम्प्लिकेशन रहती हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में तो रहेगी हालांकि। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन देनी पड़ती है, वैक्सीन कह लो, इंजेक्शन कह लो, वो हमको देनी पड़ती है। कब देनी पड़ती है, जैसे प्रेगनेंसी के 72 आवर्स में, 24 से 72 के आवर्स में देनी पड़ती है, और या तो फिर 7 मंथ्स में देनी पड़ती है, ठीक है। ये उसका इंट्रोडक्शन है। देन व्हाट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फीटस। अगर जो फीटस अगर RH नेगेटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी नहीं है, अगर मिलता भी है जाके तो कोई एंटीबॉडी तो बननी नहीं है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसमें कि फीटल एनीमिया, माइल्ड जॉन्डिस कैसे हो रहा है कि होता क्या है कि जब फीटल में एंटीबॉडी बन गया है, ठीक है, अब जो फीटल का जो सेल है कुछ परसेंट में उसी टाइम फर्स्ट बेबी में भी कुछ परसेंट में क्या करता है कि बेबी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी की जो RBCs होती हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने लगता है, और जब वो उनको डिस्ट्रक्ट करने लगता है तो
जो लीवर बिलीरुबिन का लेवल होता है वो हमारे बॉडी में इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से ये जॉइंडिस की कंडीशन आ रही है। ठीक है, इसमें माइल्ड जॉइंडिस की कंडीशन में क्या होता है, एक कर्निक टेरस होता है, इसी कर्निक टेरस की वजह से ही बेबी का डेथ हो जाता है, जिसमें कि जो ब्रेन की सेल होती हैं वो डेथ करने लगती हैं। और बाकी केसेस में है कि हाइड्रोप्स फिटालिस, कर्निक टेरस, यही सब है। स्टिल बर्थ, डायग्नोसिस, मैटरनल टेस्टिंग, फीटल मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन में प्रिवेंशन RH ग्राम, यही है। वैक्सीन हमारा इंजेक्शन, हमारा वैक्सीन के लो, इंजेक्शन के लो, जो कि RH नेगेटिव मदर को देते हैं। कब कब देते हैं? 28th वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि 7th मंथ पे देते हैं, और विदिन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। और कोई अगर मिसकैरेज हुआ RH नेगेटिव मदर का, तब दे सकते हैं उनको। फिर ट्रीटमेंट क्या है? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन फॉर सीवियर फीटल एनीमिया, ब्लड इज ट्रांसफ्यूज इनटू द फीटस वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, फिर फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। कॉम्प्लिकेशन क्या है? फीटल और न्यूट्रल डेथ, लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन द न्यूबॉर्न ड्यू टू कर्निक टेरस, रिकरेंट प्रेगनेंसीज, लॉसेस इफ अनट्रीटेड। ओके, फिर देन कंक्लूजन हमारा आ जाएगा RH इनकम्पैटिबिलिटी का। देन ये हमारा बिब्लियोग्राफी है, संजू सीराम मॉर्गन सैलिस टेक्स्ट बुक का, अंसारी जावेद टेक्स्ट बुक, ये। ओके, सो थैंक यू।